हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने जो लास्ट ईयर ओलंपियाड के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़े से हायर प्रॉब्लम होगी, बट जो हम क्वेश्चंस कर चुके हैं उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बट इसको पढ़ना बहुत ध्यान से है। तो क्या कहता है कि हमारे पास 3 स्टूडेंट है। कौन कौन है? अंकित, दूसरा है दिनेश और थर्ड वन है मनोज। ठीक है, इन तीनों को अलग अलग सब्सटेंस दिए गए हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो जो एक्स सब्सटेंस दिया गया है उनका बॉइलिंग पॉइंट गिवन है हमें। ठीक है, और साथ में सोल्यूबिलिटी गिवन है, सोल्यूबिलिटी गिवन है। ठीक है, तो जो x है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 56, y वाले का 45 और z वाले का 90, और ये वाटर में सोल्यूबल है, ये इनसोल्यूबल है, और ये भी वाटर में सोल्यूबल है। ठीक है, तो कहता है कि इनके बेस पे इन सब्सटेंसेस को ना, जैसे अंकित के पास एक्स सब्सटेंस है तो उसको भी पानी में मिलाया हुआ है, दिनेश के पास वाई सब्सटेंस है उसको भी वाटर में मिलाया हुआ है, मनोज के पास जेड सब्सटेंस है उसको भी वाटर में मिलाया हुआ है। ठीक है, तो कहता है कि भाई जो एक्स सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है और वो पानी में सोल्यूबल है। जो दिनेश के पास जो वाई सब्सटेंस मिला उसका बॉइलिंग पॉइंट 45 है और वो वाटर में इनसोल्यूबल है, घुलेगा नहीं। और जो मनोज के पास जो जेड सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट 90 है और वो भी पानी में घुल जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इनको सेपरेट करना है, मतलब वाटर को सेपरेट करना है और उस सब्सटेंस को। तो उसको सेपरेट करने के लिए टेक्निक दी हुई है। तो ये पूछ रहे कि भाई कौन सी टेक्निक प्रेफर की जाएगी, कौन सी टेक्निक प्रेफर की जाएगी। तो जो अंकित है, अंकित ने भी प्रेफर किया कौन सी टेक्निक को? सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल को यूज किया। और जो दिनेश है उसने प्रेफर किया डिस्टिलेशन, और जो लास्ट मनोज है उसने यूज किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्लियर है बेटा? तो ये चीज होगी हमारे पास। तो अब इसमें कह रहा है कि भाई इनमें से किसने बिल्कुल ठीक चूज किया। तो भाई बात कर ले अंकित की, कि अंकित है उसने क्या यूज, सेपरेटिंग फनल। ध्यान रखना, सेपरेटिंग फनल हम हमेशा किसके लिए यूज करते हैं? जब कोई दो सब्सटेंस हो बट दोनों की सोल्यूबिलिटी अलग अलग हो। जैसे कि मैंने वाटर लिया, वाटर के अंदर ऑयल मिला दिया, तो क्या होगा? वाटर नीचे रह जाएगा, ऑयल ऊपर रह जाएगा। और नीचे एक टैप लगी हुई होती है, वाल्व लगा होता है, तो उस वाल्व को खोल लेंगे, पहले पानी बाहर आएगा, जैसे ही ऑयल आने लगेगा उसको बंद कर देंगे, तो वाटर अलग हो गया और ऑयल अलग हो गया। बट जो अंकित के पास जो सब्सटेंस था वो तो पानी में घुल गया था ना, दोनों आपस में मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर तो सेपरेटिंग फनल का कोई यूज ही नहीं है ना, कोई यूज नहीं हो सकता है। अब दिनेश का जो सब्सटेंस दिया गया था उसका बॉइलिंग पॉइंट था 45 और वो वाटर में इनसोल्यूबल है। हाँ, तो इसके लिए सेपरेटिंग फनल यूज हो सकती थी ना भी, एक वाटर हो गया और दूसरा सब्सटेंस जो इनसोल्यूबल था, दोनों का आराम से सेपरेट कर लेते। बट दिनेश ने कौन सी प्रोसेस यूज की? डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो अब डिस्टिलेशन प्रोसेस हम जनरली कब यूज करते हैं? जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हो जो कि एक दूसरे में कंप्लीटली सोल्यूबल हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से ज्यादा हो। तो जब वो मिक्स हो जाए, सोल्यूबल हो, बट यहां पर तो क्या है? इनसोल्यूबल है। तो डिस्टिलेशन से ज्यादा बेटर क्या होती बेटा? ये सेपरेटिंग फनल होती। तो मतलब कि यहां पर दिनेश ने गलत चूज कर लिया। उसके बाद आती है बारी मनोज की। तो क्या कहता है कि जो मनोज ने जेड सब्सटेंस था वो पानी के अंदर सोल्यूबल है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 90 है, उसने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को चूज किया। तो ये बिल्कुल सही है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कब यूज करते हैं? जब हमें सेपरेट करना होता है ऐसे सब्सटेंसेस को जो सोल्यूबल हैं, जो एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। दूसरी बात, जब उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से कम हो। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और इस सब्सटेंस का कितना है? 90। तो दोनों का डिफरेंस 25 से कम हुआ ना, 25 से कम हुआ। तो इसलिए हम कौन सी प्रोसेस का यूज करेंगे?
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो कहता है कि जो बात मनोज ने थी वो बिल्कुल सही किया, मनोज का जो तरीका था वो एकदम करेक्ट था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सिंपल से, बस तुमने थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर डालना है, ध्यान से सोचना है कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन को जब ध्यान से रीड करोगे तो आंसर भी आ ही जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ए मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोई मिक्सचर है, आयोडीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। अब उसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि भाई ये कैसा होगा। ये एक जो मिक्सचर है आयोडीन का है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो बेटा मैंने कल बात की थी लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। ये आपको धीरे धीरे जब क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा, अभी 9th लेवल पे नहीं आते हैं कुछ भी ये, ठीक है, 10th पे थोड़ा सा आएगा, 11th और 12th पे। बट जो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ रहे हैं उनको तो थोड़ी सी हायर बुक भी उठानी पड़ेगी। तो जो आयोडीन है और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, दोनों का नेचर सेम होता है, दोनों ही नॉन पोलर होते हैं, मतलब दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाएंगे तो कौन होते बेटा, वो होमोजीनियस। और जो होमोजीनियस जो मिक्सचर बनाते हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, भी ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा और डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो जो इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सोल्यूबिलिटी है KNO3 की, पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है, तो उसकी सोल्यूबिलिटी का टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि जो मैक्सिमम जो कंपाउंड है, साल्ट है, उनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। तो कुछ एक कंपाउंड है जिनको आप याद रख सकते हो, जैसे सीरियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट है, लिथियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। तो ये कुछ ऐसे कॉमन कंपाउंड हैं, इनकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है, अदरवाइज मैक्सिमम साल्ट्स की जो सोल्यूबिलिटी होगी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। जैसे नमक की बात करें, NaCl, पानी में अगर मैं NaCl को डिसोल्व करूं तो क्या होगा, जो NaCl होगा, वाटर जितना गर्म होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड उतना ज्यादा मिक्स हो जाएगा, तो उसकी जो सोल्यूबिलिटी होगी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जो कहता है कि जो मैक्सिमम साल्ट है उन सब की जो सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो क्रोमेटोग्राफी पे है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बट इसका जो लॉजिक है तुम्हें वो समझना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी पे है। तो हमें पता है कि जो क्रोमेटोग्राफी है एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करती है, तो अलग अलग सब्सटेंस का जो एडजॉर्बिंग पावर होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो कहता है कि भाई हमारे पास 4 सैंपल हैं PQRS सब्सटेंस के। फर्स्ट सब्सटेंस है P, दूसरा है Q, तीसरा है R, चौथा है S। ठीक है, अब जो P सब्सटेंस था, जब हमने उसको क्रोमेटोग्राफी पे रखा तो हमें ये 3 डॉट्स मिले। 3 डॉट का मतलब 3 सब्सटेंस उसके अंदर अलग अलग थे, इसकी एडजॉर्बिंग पावर सबसे ज्यादा थी और उनकी एडजॉर्बिंग पावर कम रह गई होगी। ठीक है, उसके बाद आता है Q। ठीक है, तो जब Q की बारी आती है तो ये जो रहा Q, उसके अंदर 2 सब्सटेंस थे, ये उनकी सोल्यूबिलिटी होगी। उसके बाद बारी आती है R की, तो जो R की कुछ ऐसे दे रखा था, एक ये था और दूसरा है R के अंदर ये वाला। ठीक है, उसके बाद आती है S की। ठीक है, तो जो S है उसके अंदर हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो कुछ मतलब कि S के अंदर 1 डॉट आई, मतलब कि सिर्फ एक ही सब्सटेंस था उसके अंदर। अब कहता है कि जो XYZ कंपोनेंट है, ये तो हो गया सैंपल, और ये हो गए भी उस सैंपल में X होगा कि Y होगा, हमें ये चेक करना है। तो जो X है, X की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, मतलब कि अगर मैं X का जो एडजॉर्प्शन निकालता तो वो यहाँ पर जाकर के एडजॉर्ब होता। फिर जो Y है, Y की एडजॉर्प्शन दी हुई है करीब यहाँ पे। ठीक है, और अगर बात करूं मैं SZ की, तो जो Z की जो एडजॉर्प्शन दी हुई है
वो बेटा दी हुई है करीब करीब यहाँ पे, ठीक है। तो आप जब बुक में डायग्राम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब क्या कहता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये सैंपल हो गए और ये पर्टिकुलर वो एलिमेंट हो गए, ठीक है। एक सैंपल में कितने भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं और ये पर्टिकुलर एलिमेंट हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, ठीक है। तो कहता है कि जो P कंटेन 3 कंपोनेंट, जो P है भाई उसके अंदर 3 कंपोनेंट है जिसमें से एक X है। P के अंदर 3 हो गए ना, 1 2 3। अब कहता है कि भाई उसमें से P के अंदर एक X है, तो अगर X है तो भाई उसकी सोल्यूबिलिटी कहां पर होती है, तो इसका मतलब ये कौन हो गया, X, क्योंकि इसकी एडजॉर्बिंग पावर किसके इक्वल है, X की। और मैंने क्या कहा कि सभी की एडजॉर्बिंग पावर अलग अलग होती है। अगर किन्हीं दो सब्सटेंस की एडजॉर्बिंग पावर सेम है, मतलब कि वो सेम जगह पे एडजॉर्ब हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो सेम सब्सटेंस था। तो इसका मतलब ये जो था ये कौन था भाई, ये X है ना, क्योंकि दोनों की एडजॉर्बिंग पावर सेम है। तो P के अंदर 3 भी हो गए और उसकी जो एडजॉर्बिंग पावर उसके अंदर एक X भी हो गया। तो पहली बात बिल्कुल ठीक हो गई। दूसरा कहता है कि S कंटेन ओनली 1 कंपोनेंट, S के अंदर सिर्फ एक ही है, S के अंदर सिर्फ एक ही है ना बेटा, दिख रहा है ना, एक ही है, और वो कौन है, X। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है भाई, S के अंदर एक ही है और वो कौन है, X कंपोनेंट है। फिर तीसरी बात कहते हैं कि Q के अंदर 2 कंपोनेंट है, Q के अंदर 2 कंपोनेंट है, बिल्कुल बात ठीक है। कहता है कि उसमें से एक X है एक Z, कोई भी X नहीं है और ना ही कोई Z हो गया, है ना भी। अगर X होता तो वो यहां पर मिलता और अगर वो Z होता तो लगभग यहां पर मिलता, तो ना X हुआ ना Z हुआ, तो तीसरी बात गलत हो गई है। उसके बाद फोर्थ कहता है R कंटेन 2 कंपोनेंट, R के अंदर बिल्कुल 2 कंपोनेंट हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कहता है, आउट ऑफ विच 1 इज Y, 1 क्या है, उनमें से एक Y है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली स्टेटमेंट सही थी, दूसरी सही थी और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो ये जो क्वेश्चन है आपने इन क्वेश्चन को समझना है बिल्कुल, कि जो क्रोमेटोग्राफी है वो एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करती है। तो ये X की एडजॉर्बिंग पावर इतनी है और P के अंदर 3 सब्सटेंस थे, उनमें से एक की एडजॉर्बिंग पावर इसके जितनी थी, तो इसका मतलब कि ये सब्सटेंस कौन होगा, ये X। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने डिस्कस बहुत अच्छे से सोल्व करने हैं, समझने हैं इनको। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।